नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और काफ़ी बच्चों की बार-बार डिमांड आ रही थी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ जो तकरीबन हर एक एग्ज़ाम के अंदर, हम कह नहीं सकते कि प्रॉपर एक एग्ज़ाम के अंदर, हर एक एग्ज़ाम के अंदर इसका प्रश्न आता है। जैसे अभी वीडियो का पेपर हुआ, तो वीडियो के एग्ज़ाम के अंदर कोई रैंक पूछ सकते हैं, जल जीवन मिशन के अंदर भागीदारी पूछ ली, या इसके अलावा पूछ सकते हैं खाद्य सुरक्षा के अंदर या गिव अप अभियान के अंदर रैंक कौन सी रही, हरियाणा राजस्थान के अंदर कौन सी रैंक रही, लाडो योजना में कौन सी रैंक रही, प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि कब तक की है, जल जीवन मिशन की अवधि कब तक की है। तो ये तो जो टॉपिक है वो करंट से रिलेट करके भी पूछा जा रहा है, और ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर देर का है। स्पेशली में यूं कहें, थर्ड ग्रेड एग्जाम जो मुख्य परीक्षा एग्जाम हो रहा है 17 जनवरी 2026 से, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन कर रखा है, वो है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। इसके अतिरिक्त ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड में भी नए सिलेबस के अंदर सरकार की फ्लैगशिप, सरकार की जन कल्याणकारी योजना टॉपिक ऐड कर दिया गया है, और ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी है। तो हम यूं कह सकते हैं तमाम भर्तियों के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको मेंशन करके कोई ईयर या मंथ दे करके उस योजना की पात्रता, उस योजना का जो प्रावधान, उस योजना के अंदर राजस्थान की कौन सी रैंक रही है, उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक 5 नवंबर 2025 तक जो डेटा आ चुके हैं, 5 नवंबर 2025 तक सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनमें हमारी क्या कुछ वर्तमान में परफॉर्मेंस है, कौन सी रैंक है, उनकी लाभार्थी की जो पात्रता है वो किस प्रकार से है, सारे को एक साथ एक मैराथन क्लास के अंदर आपके लिए पेश किया जा रहा है। और ये क्लास आपके आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इस क्लास की पीडीएफ पीपीटी आपको जीके विद राकेश जहांगीर जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी, और उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और ये टॉपिक थ्योरी है आज की। इस थ्योरी के बाद में फिर मैं इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूंगा, 100 क्वेश्चन करा दूंगा योजना को लेकर के है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ क्या है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं। इस क्लास के बाद में एक क्लास अपने और मैं लेके आऊंगा, उसमें क्या है, फ्लैगशिप योजनाओं के अतिरिक्त सरकार की अन्य जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अपने को पढ़नी है। तो 2 वीडियो रहेगा, एक फ्लैगशिप योजनाओं का, एक अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का। तो आज का जो सेशन है वो है फ्लैगशिप योजनाओं का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जो कड़ी है दोस्तों, इस कड़ी की मैं शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या है योजना और उनका विभाग कौन सा है ये जानकारी होनी चाहिए। तो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बात करेंगे, कुल कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो इनका योजना का नाम दे रखा है, उनका विभाग दे रखा है। तो पहले मैं ये कर लेता हूं, जैसे 1 नंबर योजना कौन सी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उससे नवीन परिवारों को लाभान्वित करना। और ये कौन से डिपार्टमेंट की है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की। नेक्स्ट कुसुम योजना जो पढ़ेंगे, घटक ए, घटक बी, घटक सी की योजना है, उसका विभाग कौन सा, ऊर्जा विभाग। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना जो कि ऊर्जा विभाग की। लाडो प्रोत्साहन योजना जो कि महिला एवं अधिकारिता विभाग की, ऑप्शन में आपको शिक्षा विभाग भी आ सकता है, ये महिला एवं अधिकारिता विभाग की है। और इसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो परियोजना, तो यह कृषि और उद्यानिकी विभाग की। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, चिकित्सा डिपार्टमेंट की। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान, भूजल विभाग की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पंचायती राज डिपार्टमेंट की। स्वामित्व योजना पंचायती राज की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 1.0 2.0 पंचायती राज विभाग की। अटल ज्ञान केंद्र पंचायती राज विभाग की। और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे खास योजना रही आपकी MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये शिक्षा विभाग की। और इसके बाद में 13वीं योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की। अटल प्रगति पर इसी डिपार्टमेंट की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्वायत्त शासन विभाग की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्वायत्त शासन विभाग की। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग की। PM विश्वकर्मा योजना उद्योग विभाग की। मिशन हरियाणा राजस्थान वन विभाग की। जल जीवन मिशन यह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की है, न कि जल भूजल विभाग की। ध्यान दिलाना, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद में है अमृत योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की। पंच गौरव अभियान काफी चर्चा के अंदर है, आयोजना विभाग की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयोजना विभाग की। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपने शहरी पढ़ी, हम पढ़ेंगे ग्रामीण, ग्रामीण विकास विभाग की। और अब वर्तमान में एक ट्रेंड में कौन सी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, तो ये ग्रामीण विकास विभाग की। और एक नमो ड्रोन दीदी
सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी, ये जो योजनाएं हैं वो है ग्रामीण विकास विभाग की। तो हम पढ़ेंगे इन योजनाओं का समग्र अपडेट डेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का यह सेशन। जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लैगशिप योजना है, इनकी अहमियत क्या है, फ्लैगशिप योजना की अहमियत क्या है, जरा सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी अहमियत। किसी योजना को सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल करने का मतलब है उस योजना को विशेष प्राथमिकता और महत्व दिया जा रहा है, उस योजना को विशेष प्राथमिकता और महत्व दिया जा रहा है। इन योजनाओं की सीधी निगरानी से सरकार को इनकी धीमी प्रगति या कमियों का तुरंत पता चल सकेगा और समय रहते उसमें क्या इंप्रूवमेंट भी किए जा सकते हैं। और सरकार की सोच है कि इन योजनाओं के माध्यम से सीधे आम लोगों को फायदा मिले और सरकारी नीतियों का जमीनी स्तर के ऊपर क्रियान्वयन हो और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस कड़ी निगरानी से योजनाओं की प्रगति में तेजी आएगी और लक्षित लाभार्थियों तक उनका लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब देखेंगे सबसे पहली जो योजना पढ़ेंगी तो वह कौन सी है, नवीन परिवारों की नेशनल फूड सिक्योरिटी से लाभान्वित करना। बजट घोषणा 2025 के अकॉर्डिंग राजस्थान में 10 लाख नए परिवारों को एनएफएसए के तहत लाया जाएगा। तो एक पहला प्रश्न यह बन सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम के तहत कुल कितने परिवारों को लाया जाएगा, तो 10 लाख नए परिवारों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इनका उद्देश्य क्या है, उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ सही मायने में जरूरतमंद फैमिली को मिल सके, जिससे सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक भी इसमें शामिल होंगे। तो इसमें अब और देखेंगे तो इसमें सभी के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक भी इसके अंदर शामिल होंगे। और नेक्स्ट चलेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013। तो यह अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। तो पूछ सकते हैं लागू कब हुआ, 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे व्यापक कानून आधारित खाद्य सुरक्षा का कार्यक्रम है जो कि भारत की लगभग 80 करोड़ आबादी को कवरेज करता है। भारत की 80% जो आबादी है उसको ये कवरेज भी करता है, सबसे बड़ा अभियान माना जाता है। इस अधिनियम के मुख्य जो उद्देश्य है, नंबर 1 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कुपोषण को कम करना और जरूरतमंदों को सस्ती दरों के ऊपर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। योजना के तहत जो लाभ दिए जा रहे हैं उसकी बात करूंगा मैं। तो सस्ती दर के ऊपर खाद्यान्न, चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा जो अनाज है वो 1 रुपए किलो की दर से मिलता है। ध्यान देना, चावल 3 रुपए किलो की दर से, गेहूं 2 रुपए किलो की दर से और जो मोटा अनाज है वो 1 रुपए किलो की दर से मिलता है। और महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान क्या है, परिवार की जो मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को माना जाता है और मातृत्व लाभ के लिए 6,000 की राशि का प्रावधान है जो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से दिया जाता है। अब कवरेज और पात्रता, तो कवरेज और पात्रता की मैं बात करूंगा तो यह अधिनियम देश की कुल 66% जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र में 75 और शहरी क्षेत्र में 50% को कवरेज करता है। और अंत्योदय परिवार प्रति माह है 35 किलोग्राम खाद्यान्न। तो यह प्रश्न आ सकता है अंत्योदय परिवार के अंदर प्रति परिवार पर मंथ के अकॉर्डिंग कितना खाद्यान्न मिलता है, तो 35 किलो खाद्यान्न है। और प्राथमिकता वाले परिवार कौन से हैं, प्रति व्यक्ति की प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न रहेगा। और अब है गिव अप अभियान। तो इसी में एनएफएसए के अंदर सरकार ने चलाया है गिव अप अभियान। ये क्या है जरा सुनिएगा। तो गिव अप जो अभियान है ना, ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा शुरू किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। और यह क्या, तो इसमें क्या है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। और इस अभियान के उद्देश्य आर्थिक रूप से जो सक्षम परिवार हैं उनको अपनी इच्छा से जो एनएफएसए है उसका लाभ छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि यह लाभ उन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके जहां इनको वास्तविक तौर पर इनको जरूरत है। तो लोग अपनी इच्छा से वो इसको त्याग देते हैं, अपना नाम इसमें हटा लेते हैं। तो ये जो अभियान है वो कौन सा है, गिव अप अभियान। अभी प्रश्न ये बनेगा कि इससे पहले जो कौन सा जिला, जयपुर जिला था। तो अभी जो डेटा है अक्टूबर 2025 तक का, अक्टूबर 2025 का जो डेटा आया है तो गिव अप अभियान के अंदर राजस्थान का सबसे जो अग्रणी जो जिला है तो वह कौन सा रहा है, भीलवाड़ा रहा है। इससे पहले जयपुर था, तो अब कौन सा रहा है इसके अंदर, भीलवाड़ा जिला इसके अंदर अग्रणी रहा है। निष्कासन कैटेगरी, ऐसे परिवारों को लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनके जो सदस्य हैं या तो इनकम टैक्स देते हो या सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो या 1 लाख से अधिक वो पेंशन प्राप्त करते हो या जिनके पास निजी 4 व्हीकल 7 गाड़ी वगैरह का व्हीकल है या जिनकी वार्षिक आय
1 लाख रुपए से अधिक हो, उनको क्या है, ये एनएफएससी के माध्यम से अपना नाम है हटाने के लिए सरकार के द्वारा ये क्राइटेरिया एक फिक्स किया गया है। और अब इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो अगली पढ़े कौन सी है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसका पूरा नाम जो क्या है वो है कुसुम योजना। तो फुल नाम इसका क्या है, कुसुम योजना। तो कुसुम जो योजना इसको बोलते हैं। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत पूछी जाए तो यह कब हुई थी, मार्च 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो मार्च 2019 के अंदर कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके 3 घटक है, घटक ए, घटक बी और घटक सी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करके उनकी आय को बढ़ाना, साथ ही साथ यह कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के ऊपर भी यह काम कर रही है, उसके ऊपर मेन इसका मुख्य एजेंडा है। और इस योजना के तहत सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए जाते हैं, जिससे किसानों को ऑफ ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड दोनों तरह से सौर संसाधनों का लाभ उनको किसानों को मिल सके। और ये सरकार का ऑफिशियल हमने पोस्टर भी डाला है कि उद्देश्य क्या है, किसानों को सौर ऊर्जा के जो उपकरण है उनकी स्थापना के लिए सरकार क्या करती है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। और सौर मेन बात है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, पर्यावरण को संरक्षण करना, डीजल से मुक्त करके सोलर एनर्जी की ओर बढ़ावा देना। और बात करेंगे वित्तीय सहायता, यहां प्रश्न बनेगा। तो इस योजना में वित्तीय सहायता का जो फंडिंग पैटर्न है वो किस प्रकार से रहता है, 30+30। देखिए हम पढ़ेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा इसके अंदर है 30% और स्टेट गवर्नमेंट 30%। तो 30:30:60 हो गए, बाकी पढ़ेंगे 40। किसान जो उपभोक्ता है वो 40%, 30:30:40। तो केंद्र सरकार की फंडिंग 30%, राज्य सरकार की फंडिंग 30%, बाकी पढ़ेंगे जो किसान जो उपभोक्ता है उसका कितना 40% है। इससे किसान उपभोक्ता 30% तक बैंक से ऋण ले सकता है और शेष जो 10% है वो भुगतान स्वयं को किसान को करना पड़ता है। तो 40% में 30% उसको बैंक से है, 10% उसको स्वयं का भुगतान करना है। तो इस प्रकार फंडिंग पैटर्न रहता है। नोट, अब सबसे खास बात क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पे रहा है, तो राजस्थान देश में पहली रैंक पे है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुसुम योजना में राजस्थान के देश में कौन सी रैंक है, राजस्थान के देश में पहली रैंक है। और नेक्स्ट, योजना के मुख्य जो घटक है, देखो घटक 1 की बात करेंगे तो घटक जो ए है विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के संयंत्र, और ध्यान दे लेना घटक ए के अंदर राजस्थान की जो रैंक है देश में, तो राजस्थान घटक ए के अंदर कौन सी रैंक पे है, तो राजस्थान घटक ए के अंदर फर्स्ट रैंक के ऊपर काबिज है। इस घटक के तहत किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमि के ऊपर 0.5 से लेकर के 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के संयंत्र किसान है स्थापित कर सकते हैं, 0.5 से लेकर के 2 मेगावाट तक के। और नेक्स्ट जो पहली स्टेप है उसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL के द्वारा संचालित 1 दिसंबर 2024 तक 489 सौर ऊर्जा के संयंत्रों के लिए विद्युत क्रय अनुबंध किए गए, जिनकी कुल क्षमता कितनी मेगावाट है, 602 मेगावाट है। और सेकंड जो चरण है यह 23 जुलाई 2024 को राजस्थान डिस्कॉम को हस्तांतरित किया गया, जिसका लक्ष्य कितना है, 1000 मेगावाट घटक 1 के अंदर। अब पढ़ेंगे 28 अक्टूबर 2024 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने 3.0 प्रति यूनिट की टैरिफ को मंजूरी दी है। 30 अक्टूबर 2024 को डिस्कॉम ने रुचि की व्यक्ति जारी की है। प्रोत्साहन, किसान डेवलपर से बिजली खरीदने के लिए MNRI के द्वारा किसान को पहले 5 वर्षों के लिए 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटा या 6.60 लाख रुपए मेगावाट वर्ष जो भी कम हो की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अब जो घटक बी है यह स्वतंत्र सौर पंपों की स्थापना करना है। इस घटक के तहत 7.5 हर्स पावर के क्षमता के 20 लाख के स्वतंत्र सोलर पार्क चालित कृषि पंपों की स्थापना का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के द्वारा 30% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए जो ये सहायता केंद्र सरकार देती है वो 50% देती है कुछ उन क्षेत्रों के लिए। और नेक्स्ट चलेंगे घटक जो सी है, इसमें फीडर स्तरीय सोलराइजेशन है। इस घटक में ग्रिड से जुड़े 7.5 हर्स पावर क्षमता तक के 15 लाख कृषि पंपों का सोलराइजेशन किया जाता है। और बात करेंगे यह कार्य व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन और फीडर लेवल
दोनों तरीकों से किया जाता है। और MNRE ने 4 लाख पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की। ध्यान दे लेना, घटक ए में राजस्थान की रैंक कौन सी पहली है, घटक सी में राजस्थान की थर्ड रैंक है। तो राजस्थान की रैंक अलग अलग है, घटक एक में पहली रैंक है, घटक थर्ड सी में थर्ड रैंक है, और कुसुम योजना के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी पहली रैंक है। ठीक है, अब चलते हैं अगली योजना, वह कौन सी है, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। नेक्स्ट योजना है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, जिसको बोलते हैं RDSS, सुधार आधारित परिमाण संबंध। भारत सरकार ने डिस्कॉम बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षता, वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS को शुरू किया गया है। और यह योजना उन डिस्कॉम को वित्तीय सहायता देती है जो कुछ पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और न्यूनतम बेंचमार्क हासिल करते हैं। योजना का विवरण, यह योजना 5 सालों के लिए है, यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक है। 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक की है। और बात करेंगे कुल परिव्यय इस योजना के लिए हम पढ़ेंगे 3,03,0758 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने आवंटित किया है, जिसमें से 97,631 करोड़ रुपए की सरकारी बजटीय सहायता भी शामिल है। नोडल एजेंसियां, योजना को लागू करने के लिए RECPFC को नोडल एजेंसियों के रूप में भी नॉमिनेट किया गया है। और योजना का प्रमुख उद्देश्य AT&C घाटा 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर के ऊपर कुल तकनीकी और वाणिज्य AT&C घाटे को 12 से लेकर 15% तक कम करना है। ACS ARI अंतर 2024-25 तक औसत लागत आपूर्ति ACS और औसत राजस्व प्राप्त ARR के बीच में अंतर को शून्य करना है। उपभोक्ता को लाभ, एक मजबूत कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। योजना घटक भाग ए में प्रीपेड स्मार्ट मीटर, सिस्टम मीटरिंग, वितरण बुनियादी ढांचे को आधुनिकता बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना। भाग बी में क्या, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना। अब है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, वो कौन सी है, लाडो प्रोत्साहन योजना। काफी चर्चा में है, एजुकेशन की अंदर आ सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग की नहीं है, लेकिन एजुकेशन का भी इसमें आपका रह सकता है। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर भी योजना शामिल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो योजना कौन सी है, लाडो प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य क्या है, बेटियों को सशक्त बनाने की एक पहल है। प्रारंभ, यह योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई, 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई, जिसका पुराना जो नाम था वो क्या था, मुख्यमंत्री राजश्री योजना था। तो पहले क्या नाम था, मुख्यमंत्री राजश्री योजना था। शुरू कब हुई, 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई है। इसकी पहली जो किस्त 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर में आयोजित हुए महिला सम्मेलन में जारी की गई थी। और उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बेटियों के जन्म के प्रति समाज का जो नजरिया है सकारात्मक करना और उनकी अच्छी सोच विकसित करना और उनके संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना है, बेटियों का विकास को सुनिश्चित करना। और प्रमुख लक्ष्य क्या है, समाज में लिंग भेदभाव को कम करना, एक तो ये लक्ष्य है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, मातृ और शिशु की मृत्यु दर को कम करना और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी उन्मूलन करना, समाप्त करना। नेक्स्ट, पात्रता के मानदंड, यहां से प्रश्न आते हैं, पात्रता क्या क्या है। तो सबसे पहले बालिका की जो मां है ना, वो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत किसी सरकारी या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में हो। लाभ की बात करेंगे तो इस योजना के तहत गरीब परिवारों में जन्मी बालिकाओं के पालन पोषण और शिक्षा के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुल रुपए 1,50,000 की राशि कितनी किस्तों में दी जाएगी, तो 7 किस्तों में दी जाएगी है। तो यहाँ पढ़ेंगे कि जो कुल राशि है वो कितनी दी जाएगी, 1,50,000 रुपए। पहले 1 लाख थी, अब कितनी कर दी है, 1,50,000 कर दी है। तो कुल कितनी किस्तों मिलेगी, तो यह 7 किस्तों में दी जाएगी है। ठीक है, और इस राशि को 8 मार्च 2025 महिला दिवस को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया गया है। ध्यान दे लेना। तो इससे पहले हम बात करेंगे, तो इससे पहले इस योजना का जो नाम था वो क्या था, राजश्री योजना था। तो पहले क्या नाम था, राजश्री योजना था, जिसकी अंदर हम पढ़ते हैं 2016 के पश्चात का क्राइटेरिया आता है। और इसका जो नाम बदल करके फिर क्या कर दिया, 1 अगस्त 2024, उसमें क्या है 2016 के पश्चात बालिकाओं के जन्म में जो उन बालिकाओं को प्रावधान या लाभ दिया गया, और नाम इसका बाद क्या कर दिया, लाडो प्रोत्साहन योजना इसका नाम कर दिया है। पहले क्या नाम था, मुख्यमंत्री राजश्री योजना इसका नाम था। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा। और अब पढ़ेंगे इसकी जो राशि है उसका क्राइटेरिया। प्रश्न मेन यहीं से आएगा, बस सबसे पहला मेन प्रश्न है और अभी हाल ही के अंदर है। इसमें जैसे कि एक संशोधन और भी हुआ है। तो इस योजना के तहत जो किस्तों का भुगतान है ना, पहले अलग था और अब किस्तों का भुगतान सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया। तो बहुत से बच्चे बोलते रहते हैं कि अब वर्तमान में जो किस्तें हैं वो किस प्रकार से, सरकार का ऑफिशियली जो डेटा आ गया उसके अकॉर्डिंग अब किस्तों का भुगतान इस प्रकार से रहेगा। जैसे हम पढ़ेंगे किस्तों के भुगतान के अंदर, तो पहली जो किस्त है वो 2500 रुपये की मिलेगी। बालिका का जन्म हो जाता था मिलती है यदि वह पात्र चिकित्सा संस्थान में हुआ हो। यदि के पात्र चिकित्सा संस्थान में उसका बर्थ हुआ है तो 2500 रुपये की सहायता मिलती है पहले किस्त में। दूसरी जो किस्त है वो 2500 रुपये की है। बालिका की एज 1 साल हो जाती है या सारे टिक्के लग जाते हैं तो मिल जाती है। तीसरी जो किस्त है वो मिलती है 4000 रुपये की। बालिका सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल या कोई निजी स्कूल के अंदर बच्ची का प्रवेश होता है फर्स्ट क्लास के अंदर तब। और चौथी जो किस्त मिलती है वो 5000 की मिलती है जब बच्ची का 6ठी क्लास में प्रवेश होता है तब मिलती है। पांचवी जो किस्त मिलती है वो 11000 की मिलती है जब बच्ची 10वीं क्लास में प्रवेश लेती है तब मिलती है। छठी जो किस्त मिलती है वो 25000 की मिलती है जब बच्ची 12वीं क्लास में प्रवेश लेती है। और सातवीं जो किस्त जब बच्ची की उम्र 21 साल की हो जाती है और वो मिलती है 1 लाख रुपए की सहायता यदि वो राजकीय या मान्यता प्राप्त कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करती है और 21 साल की एज पूरी कर लेती है तो इसको सातवीं किस्त का भुगतान होता है 1 लाख तक का। टोटल जो राशि मिलती है वो कितनी मिलती है 1,50,000 की राशि इसके अंदर मिलती है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रति बूंद अधिक फसल की टैगलाइन के साथ में हर खेत तक पहुंचाना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करेंगे तो यह योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी जिसका मुख्य थीम कह सकते हैं वो क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की टैगलाइन के साथ हर खेत तक यह पानी पहुंचाना है। और योजना का संचालन कौन सा डिपार्टमेंट करता है, तो योजना का जो संचालन करता है वह कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, तो यह उद्यानिकी विभाग करता है। इसमें वित्तीय खर्च का पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच में कितना है, 60-40 का। तो ध्यान दिख लेना इस बात का, केंद्र और राज्य का जो फंडिंग है इसके अंदर वो कितना है, 60-40 का। तो केंद्र और राज्य का जो फंडिंग पैटर्न रहेगा, वित्तीय अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा, 60 केंद्र का, 40 किसका, राज्य सरकार का रहेगा। और इसके बाद में योजना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, पानी के उपयोग की दक्षता में इंप्रूवमेंट करके ले आना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के माध्यम से फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाना। और नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई, तो यह घटक जल प्रबंधन की सबसे प्रभावी तकनीक ड्रिप और स्प्रिंकलर पर आधारित है। और राजस्थान में दिसंबर 2024 तक इसकी प्रगति किस प्रकार रही है, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर पढ़ेंगे 34,469 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर, फवारा पद्धति पढ़ेंगे सिंचाई से 56,727 हेक्टर। 2026 तक के टारगेट क्या है, ड्रिप और मिनी फवारा का 91,250 हेक्टर क्षेत्र सिंचित करना। फवारा सिस्टम से 1,28,514 हेक्टर का क्षेत्र आएगा और इस दौरान कुल 123.79 करोड़ के रुपए खर्च हुए हैं। और अगला है सब्सिडी क्या है, सामान्य किसान को 70% सब्सिडी, केंद्र सरकार 27%, राज्य सरकार 18% और अतिरिक्त राज्य जो हिस्सा है वो 25% का, कुल मिला के कितना जाएगा, 70% का आ जाएगा। एससी और एसटी, महिला, लघु और सीमांत किसान 75% सब्सिडी, केंद्र पढ़ेंगे 22 से लेकर 33%, राज्य पढ़ेंगे 18 से लेकर के 22% तक, और इसके अतिरिक्त राज्य का जो हिस्सा रहेगा वो 20 से लेकर के 30% तक का रहेगा। नेक्स्ट है जल ग्रहण विकास घटक। जल ग्रहण विकास घटक, तो इसकी शुरुआत जो कब हुई थी, इस घटक की जो शुरुआत हुई थी वह 2021-22 में हुई थी और यह मार्च 2026 तक चलेगा। तो यह कब तक चलेगा, मार्च 2026 तक चलेगा। प्रमुख परियोजनाएं, तो कुल 149 परियोजनाएं स्वीकृत हुई है जो कि 7.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। इसमें 56 नई वाटरशेड परियोजना इसके अंदर शामिल है और इन परियोजनाओं की कुल जो लागत है वो 1858.85 करोड़ है और ये 30 जिलों के अंदर लागू की गई है। नेक्स्ट चलेंगे तो मुख्य गतिविधियां कौन कौन सी है, तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, मिट्टी और नमी का संरक्षण करना, जल संचयन संरचनाएं, चेक डैम, नाला, बांध और खेत तालाब जैसी संरचनाओं का निर्माण करना, और प्रभावी वर्षा प्रबंधन, खेत बांधना और भूमि का समतलीकरण करना,
और इसके अलावा उत्पादन और आजीविका गतिविधियां, नर्सरी, वन रोपण, बागवानी, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना। क्षमता निर्माण पढ़ेंगे तो लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम। नेक्स्ट है जल ग्रहण यात्रा PMKSY 2.0। तो इसकी जो शुरुआत हुई यह 5 फरवरी 2025 को कहां पे हुई थी? 12 में हुई थी। और इसका जो लक्ष्य है जल ग्रहण परियोजनाओं की सामान्य जानकारी को जन जन तक पहुंचाना है। और यह यात्रा 27 जिलों की 107 परियोजनाओं के तहत 214 ग्राम पंचायतों से होकर के गुजरेगी। योजना के जो लाभ है वो सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना, जल संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाना है। और यह योजना खास तौर के ऊपर गहन चिकित्सा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करने के ऊपर केंद्रित है। मुख्य जानकारी, योजना की घोषणा 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के रूप में बजट है 2021-22 में। इस योजना का बाद में नाम बदल करके आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कर दिया गया। मंजूरी, इसको मंजूरी मिली 15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। कुल बजट 64,180 करोड़ रुपए। योजना की जो अवधि 6 साल की है, वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर के ये कब तक के 2025-26 तक की है। और नेक्स्ट है योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल है और इसका लक्ष्य प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सभी लेवल के ऊपर स्वास्थ्य संस्थाओं को बेहतर बनाना है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है देश को वर्तमान और भविष्य की महामारियों और आपदाओं को प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करना है। योजना के मुख्य घटक, योजना की जो अवधि 2021 से लेकर 2026 तक के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित 5 गतिविधियों में सहायता दी जाती है। तो उपकेंद्रों का निर्माण, 17,788 ऐसे उपकेंद्र जो वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाने जाते हैं का निर्माण करना है और उनको अपनी जिनके पास अपनी कोई खुद की बिल्डिंग नहीं है। शहरी स्वास्थ्य केंद्र की बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रों में खासकर झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाकों में 11,024 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करना। शहरी क्षेत्र में ब्लॉक स्तर की बात करेंगे 3,382 ब्लॉक लेवल पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को स्थापना करना है। जिला प्रयोगशालाओं की बात करेंगे तो देश भर में 730 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करना है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है वो स्थापित करना है। अब अगला पढ़ेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विस्तार किया है। और इस फैसले के बाद अब क्या है, प्रावधान क्या हुआ? 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। तो अब 70 प्लस को भी सरकार क्या करेगी? उनको स्वास्थ्य का लाभ देगी। और इस विस्तार से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा, जिन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। तो 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज लाभ भी मिलेगा। और इस कदम का मकसद इस आयु वर्ग के हर व्यक्ति को, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। और नेक्स्ट योजना में क्या बदलाव हुए हैं? नया कार्ड, 70 या उससे अधिक उम्र के जो पात्र है वरिष्ठ नागरिकों को अब ABPMJ के तहत एक नया खास कार्ड दिया जाएगा। और टॉप कवरेज, जो वरिष्ठ नागरिक पहले से ही PMJ के तहत कवरेज है उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप कवरेज सरकार देगी। और यह कवरेज सिर्फ उनके लिए होगा जो उन्हें इस परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा। पारिवारिक कवरेज, जो वरिष्ठ नागरिक मौजूद वर्तमान की जो योजना है उस परिवार का हिस्सा नहीं है तो उन्हें भी परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज उनको प्रदान किया जाएगा। और योजना के साथ साथ विकल्प, जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास पहले से ही CGSS
या ESCHS या आयुष्मान CAPF जैसी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, या तो वे अपनी मौजूदा योजना जारी रख सकते हैं या फिर ABPMJ का विकल्प चुन सकते हैं। निजी बीमा धारकों को भी लाभ, जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या फिर कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कवरेज है, वे भी ABPMJ का लाभ लेने के पात्र होंगे। अब है बहुत ही और ट्रेंडिंग अभियान राजस्थान सरकार का, वह कौन सा है? कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान। तो ये जो अभियान केंद्र सरकार की एक योजना है, कौन सी? कैच द रेन से प्रेरित है। तो केंद्र सरकार का जो अभियान है पीएम मोदी जी का, कैच द रेन, उससे प्रेरित है। ये कौन सा है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जो कि जल संचयन की एक महत्वपूर्ण नई नवाचार पहल है। राज्य सरकार ने वर्षा जल को बचाने की पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से कर्म भूमि से मातृभूमि नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया, और यह अभियान केंद्र सरकार के कैच द रेन से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को जल संचयन से जोड़ करके प्रदेश में लगातार गिर रहे भूजल स्तर को रोकना है। और हमने इस साल जनवरी में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में 4 साल में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लक्ष्य पे काम किया जा रहा है। तो कुल कितना लक्ष्य रखा गया है? 45,000। मुख्यमंत्री के द्वारा चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित विभिन्न में उन्होंने यह बात कही थी 23 जुलाई 2025 को कि तो कुल टारगेट कितना है? 45,000 रेन वाटर जो यहाँ पे है स्ट्रक्चर है वो डेवलप किए जाएंगे कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान। और ध्यान देना, शुरुआत में इस अभियान को राज्य के सिर्फ 6 जिलों में चलाया जा रहा है, जो कौन कौन सी? सिरोही जिला, पाली जिला, जोधपुर जिला, भीलवाड़ा जिला और झुंझुनू और जयपुर जिला। सिर्फ 6 जिलों में चलाया जा रहा है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानियों के योगदान से राज्य में अगले 4 साल में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। टारगेट है अगले 4 सालों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रत्येक जिले में कम से कम 125 जल संरक्षण संरचनाओं सहित करीब 5,000 संरचनाओं के निर्माण का सरकार ने टारगेट रखा है। और अब पढ़ेंगे राजस्थान राज्य में भूजल संसाधनों की जो रिपोर्ट है, भूजल वाटर ब्लॉक की जो रिपोर्ट है, वो हम पढ़ेंगे 2024 की रिपोर्ट। तो राजस्थान के अंदर 2024 की रिपोर्ट की बात करेंगे तो राजस्थान में सुरक्षित जोन कितने हैं? 37 हैं। अर्धविषम कितने? 21। राजस्थान में अति दोहित कितने हो गए? 214 है। और राजस्थान में जो सैलाइन या लवणीय जोन है वो कितने? 3 है। तो 3 है, और टोटल मिलाकर के हम पढ़ेंगे तो राजस्थान में कितने हैं? 302 है। और राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे लवणीय के अंदर नंबर 1 कौन सा? खाजूवाला है। नंबर 2 पे चुरू का तारानगर है। नंबर 3 पे हनुमानगढ़ का कौन सा है? रावतसर है, जो राजस्थान के 3 लवणीय जोन है। टोटल मिलाकर के राजस्थान में भूजल ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो 302 है। इससे पहले 2023 में 302 थी, अभी भी कितनी है? 302 आ जाएगी है। और नोट, जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। तो राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण की जो अभियान की जो शुरुआत की, तो वो कहां से की थी? जयपुर के रामगढ़ से की थी। और इसका जो समापन हुआ था तो वह कहां से हुआ था? गढ़सीसर। और ये गढ़सीसर कहां पे है? जैसलमेर में। तो यह जो अभियान चला था 5 जून से लेकर के 20 जून 2025 को, तो 5 जून से लेकर के 20 जून 2025 तक चलाया गया था। शुरुआत हुई थी रामगढ़ जयपुर से, समापन कहां से हुआ इसका? गढ़सीसर झील जैसलमेर से इसका समापन किया गया। प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि समापन कहां से हुआ? गढ़सीसर जैसलमेर से समापन हुआ। शुरुआत कहां से हुई है इसकी? रामगढ़ से हुई है। तो यह 5 जून से लेकर के 20 जून 2025 तक चलाया गया अभियान था वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। और नेक्स्ट अगली जो योजना पढ़ेंगे तो वह कौन सी है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, और इसका दूसरा जो चरण है 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक चलाया जा रहा है। और योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? खुले में शौच मुक्त ODF की स्थिति को बनाए रखना, और गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का सही प्रबंधन करना, खुले में शौच मुक्त ODF+ गांवों का निर्माण करना,
और ध्यान देना, राजस्थान का पहला पूर्णतः शौच मुक्त जिला कौन सा? डूंगरपुर है। राजस्थान में डूंगरपुर राजस्थान का पहला पूर्णतः शौच मुक्त जिला। और हम पढ़ेंगे राजस्थान का शौच मुक्त ओडीएफ प्लस जो गांव पढ़ेंगे तो वह कौन सा है? जहावता गांव, जयपुर। तो राजस्थान का ओडीएफ प्लस जो विलेज कौन सा है? जहावता गांव। राजस्थान का पूर्णतः खुले में शौच मुक्त जिला है तो वह कौन सा? डूंगरपुर। ये भी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है राजस्थान की प्रगति दिसंबर 2024 तक की प्रगति अपनी देख लेना। और इसके पश्चात चलते हैं आगे। ओडीएफ प्लस आदर्श गांव 32,793 गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया है। और अब है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। अगली योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। तो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की एक पहल है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। पंचायती राज दिवस को हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान का प्रदान करना। और इसका लक्ष्य है ग्रामीण भारत के हर हिस्से में संपत्ति के अधिकारों को दस्तावेजीकरण करना। इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय। और योजना के मुख्य उद्देश्य संपत्ति कार्ड का वितरण, ग्रामीण निवासियों को उनके घर संपत्तियों के लिए रिकॉर्ड ऑफ साइट्स संपत्ति कार्ड देना, वित्तीय स्थिरता, लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने में सक्षम बनाना ताकि वे बैंक से ऋण या अन्य वित्तीय लाभ ले सके, विवादों में कमी, सटीक भूमि अभिलेखों जीआईएस मानचित्रों के निर्माण में संपत्ति से जुड़ी कानूनी विवादों को कम करना, ग्रामीण नियोजन, बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना जीएफडीपी तैयार करने के लिए स्टिक लैंड रिकॉर्ड और जीआईएस मानचित्र उपलब्ध करवाना और पंचायतों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट, योजना की महत्वपूर्ण जो खूबियां हैं वो क्या क्या? स्वामित्व योजना की महत्वपूर्ण खूबियां। तो इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो स्वामित्व योजना क्रियान्वित पढ़ेंगे पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और आगे चलेंगे। योजना का महत्व, संपत्ति का वित्तीय उपयोग, कानूनी विवादों में कमी लाना, पंचायत की आय में वृद्धि करना, बेहतर विकास करना, ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और अगली जो योजना पढ़ेंगे तो वह योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो नेक्स्ट जो योजना है वह है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 2.0। देखिएगा, तो ये जो अभियान था 1.0, इसकी शुरुआत हुई थी 27 जनवरी 2016 को। और इसकी शुरुआत हुई थी झालावाड़ के कहां से? गर्दनखेड़ी गांव से। मुख्यमंत्री उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसकी शुरुआत की थी। गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से 27 जनवरी 2016 को शुरुआत की गई थी। और अब इसकी बात करेंगे आगे। नेक्स्ट, इसका जो सेकंड चरण 2.0 है, इसका दूसरा जो चरण है ये 18 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है राज्य की 349 पंचायत समितियों के 20,000 गांव में 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। क्रम भूमि से मातृभूमि में आपने कितना पढ़ा? आगामी 5 सालों में 45,000, आगामी 5 सालों में 45,000 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। और इसमें जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का टारगेट क्या है कि राजस्थान की 349 पंचायत समितियों के 20,000 गांव में 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। 5 लाख। और इस योजना के तहत एनीकट बांध, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक, सरफेस वेरियर जैसी नई संरचनाएं बनाई जाएगी। साथ ही साथ पुरानी जल संरचनाओं की मरम्मत भी इसमें की जाएगी। ठीक है। और अब चलेंगे, अटल ज्ञान केंद्र एक नई पहल है। 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पीएम, उस समय हम पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आता है। उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उनके दिवस के अवसर पे इस पहल की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? यह केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों में युवाओं को सशक्त बनाना और उसके लिए निम्न सेवाएं दी जाएगी। रोजगार पर प्रशिक्षण मिलेगा उनको, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और विभागीय सेवाएं, सरकार की विभिन्न योजना और योजनाओं की जानकारी लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ये शिक्षा विभाग का ये पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान नवाचार है। राजस्थान की शिक्षा विभाग की योजना है वह है कौन सी? MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो पुराना नाम क्या था? RKSMBK, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम इसका पुराना नाम था।
तो इस अभियान की शुरुआत की पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 मार्च 2025 को शुरुआत हुई थी। इसका जो उद्देश्य पढ़ेंगे, इस अभियान का मुख्य जो लक्ष्य है राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारना है। ध्यान देना, परखर है वो अलग पढ़ते हैं, इसी का पाठ पढ़ेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, और परखर है इसी का ही पाठ पढ़ेंगे तो वो आगे सितंबर के अंदर है। वो झालावाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवाड़ी से शुरू किया गया था राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। लेकिन RKSMB की बात करेंगे तो RKSMB की जगह रिप्लेस किसको किया गया, MSR को रिप्लेस किया गया है, जिसकी शुरुआत हुई थी 29 मार्च 2025 को। इसका मुख्य लक्ष्य है राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारना है और इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न है। नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना, बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और कोरोना महामारी के कारण हुए लर्निंग लॉस की भरपाई करना। और इसके मुख्य उद्देश्य निम्न है, नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना और बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, कोरोना महामारी कारण हमने बता ही दिया। विशेषता, इस अभियान के तहत क्लास पूछ सकते हैं, कक्षा 3 से लेकर के क्लास 3 से लेकर के 8 तक के 40 लाख बच्चों की हिंदी, इंग्लिश और गणित विषयों में परीक्षा ली जाएगी और यह आकलन बच्चों की पिछली कक्षा की दक्षताओं के ऊपर आधारित होगा, जिससे कमजोर बच्चों की पहचान करके उनके ऊपर वापस ध्यान दिया जाएगा, उनके लर्निंग जो लॉस है उसको कम किया जाएगा या पूरा किया जाएगा। और अब बात करेंगे इसके बारे में, पूरा नाम क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान किसकी जगह, RKSMB की जगह शुरू किया गया है। और यह कार्यक्रम पुराना जो नाम था RKSMB के, देखो राजस्थान के शिक्षा में RKSMB के की जगह सरकार ने इसकी शुरुआत की 11 जुलाई 2022 को। हम कह सकते हैं यह कार्यक्रम RKSMB जो शुरुआत 11 जुलाई 2022 शुरू हुआ था, लेकिन RKSMB जो लागू हुआ था ना, तो यह कब लागू हुआ, 5 सितंबर 2022 को। तो सरकार ने घोषणा कर दी कब, 11 जुलाई 22 को, और RKSMB लागू कब हुआ, 5 सितंबर 2022 को लागू हो गया था। लागू कब हुआ, 5 सितंबर 2022 को लागू हो गया। नोट, शिक्षा विभाग ने 135 करोड़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR शीट का उपयोग करते हुए बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा का विश्लेषण किया और जिसके लिए एक विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है AI टेक्निक से। ये OCR जो शीट है उससे क्या है, बच्चों की जो प्रोग्रेस, बच्चों की जो रिपोर्ट, बच्चों ने जो पेपर दिया है उसको आकलन किया जाता है। ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में कायम हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद में अगली जो योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी कब, 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य मजबूत सड़कों से जोड़ना। योजना के उद्देश्य लाभार्थी मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाली बस्तियां, विशेष कैटेगरी राज्य जैसे पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 250 से अधिक आबादी वाली बस्तियां। वित्त पोषण पैटर्न क्या रहता है, यह योजना 2015-16 तक पूरी तरह से केंद्र के द्वारा वित्त पोषित थी, 2015-16 तक। उसके बाद में वित्त पोषण का पैटर्न बदल दिया गया। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में हमने बता दिया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में के लिए 90% के लिए पड़ेंगे, तो 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% राजस्थान वहाँ की लोकल की सरकार करेगी। लेकिन अन्य जो स्टेट है वहां पे जो पड़ेंगे तो फंडिंग जो रहेगी केंद्र सरकार 60% वहन करेगी और 40% है वो वहां की स्टेट वहन करेगी। बाकी जो विशेष कैटेगरी के पड़ेंगे उनके लिए जो फंडिंग पैटर्न रहेगा वो कितना रहेगा, 90 और 10 का, बाकी के लिए 60-40 का। राजस्थान का पड़ेंगे कितना है, 60 और 40 का। योजना की प्रगति, तो योजना की प्रगति आ जाएगी है। और अब चलते हैं राजस्थान बजट। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस बजट से 5000 से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट की, कंक्रीट की सड़कें बनाई जाएगी। और नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना ये कौन सी शहरी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसमें पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुई थी, 25 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। जिसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को पक्के घर उपलब्ध करवाना। यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत संचालित है। वर्तमान में स्वीकृत घरों की कुल संख्या कितनी है, 8.56 लाख हो गई है अगस्त 2025 तक की। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, PMAY के अंदर सभी मौसम में बिजली शौचालय के साथ श्रम रिहायशी इकाइयां, महिला सशक्तिकरण करना, गरीब
शहरी गरीबों के लिए जीवन को बेहतर गुणवत्ता देना, स्वामित्व पट्टे जारी करना, पर्याप्त भौतिक और सामाजिक अवसंरचनाओं का निर्माण करना, तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और योजना के लाभार्थी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो EWS है उनके लिए पढ़ेंगे 3 लाख तक की वार्षिक पूरे साल की इनकम हो, तो उनकी सीमा है वो पूरे साल की इनकम की वो कितनी है, 3 लाख रुपए तक। जो निम्न आय वर्ग के हैं उनकी जो आय सीमा है वो 3 से लेकर के 6 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय। और जो मध्यम आय वर्ग के हैं उनकी जो पूरी साल की जो इनकम पड़ेंगे वो 6 से लेकर के 9 लाख। तो क्राइटेरिया है जो मध्यम आय वर्ग 6 से लेकर 9 लाख तक, निम्न आय वर्ग 3 से लेकर 6 लाख तक, और जो EWS है उनको 3 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय, ये इनकी लाभार्थी की शर्तें पात्रता रहेगी। नोट यह अनिवार्य है कि घर का मालिक या सह मालिक परिवार की महिला मुखिया होगी, तो परिवार की महिला मुखिया होगी, ये अनिवार्य इसमें रखा गया है। और योजना घटक देखो, योजना को मुख्यतः घटकों में विभाजित किया गया है जो अलग अलग प्रकार से। एक स्वस्थान स्लम पुनर्विकास ISSR योजना का उद्देश्य निजी डेवलपर की मदद से झुग्गी झोंपड़ियों का पुनर्विकास करना। पात्र लाभार्थियों को प्रति घर 1 लाख की सहायता दी जाती है। ऋण आधारित ब्याज की सब्सिडी योजना है। EWS और LIG, EWS और LIG बोले तो निम्न आय जो वर्ग हैं उनको मकान बनाने या बढ़ाने के लिए ऋण के ऊपर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। रुपए 6 लाख, रुपए 9 लाख, रुपए 12 लाख की ऋण के ऊपर, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख की ऋण के ऊपर क्रमशः 6 से 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट, भागीदारी में किफायती आवास, तो इसमें सरकार साझेदारी में किफायती ऋण घर बनाती है। भारत सरकार के द्वारा प्रति EWS आवास रुपए 1.5 लाख की सहायता प्रदान करती है। एक बात और, प्रधानमंत्री आवास 2.0 के तहत ग्रीन होम सर्टिफिकेट जो वितरण शुरुआत की गई थी, तो वो कहां शुरू किया गया था, उदयपुर जिले से। ग्रीन होम सर्टिफिकेट वितरण की शुरुआत वो कहां से हुई है, उदयपुर से हुई है, PM आवास 2.0 के तहत। और नेक्स्ट, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण, यह EWS कैटेगरी के पात्र परिवारों को उनके खुद के आवास बनाने या सुधारने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इस घटक के तहत प्रति EWS आवास रुपए 1.5 लाख तक की सहायता प्रदान होती है। नोट, राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग इस योजना के तहत राज्य में 2,88,550 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये घटक रहेगा। और सरकारी जो अनुदान है वो 1.5 लाख रुपए प्रति आवास, सरकारी अनुदान कितना है, 1.5 लाख रुपए प्रति आवास इसमें मिलता है। ठीक है, और अब है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, तो यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका पहला चरण वर्ष 2014 से लेकर के 2019 तक चला। पहले चरण के जो मुख्य उद्देश्य वो क्या क्या है, शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, लोगों के स्वच्छता संबंधी व्यवहार में बदलाव लाना, ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना। और शौचालय का निर्माण, ये देख लीजिएगा, तो खुले में शौच की समस्या को खत्म करने के लिए शौचालय निर्माण के लिए 12,000 प्रति इकाई की वित्तीय सहायता मिलती है। तो शौचालय निर्माण के लिए कितने मिलते हैं, 12,000 रुपए, लेकिन वो डिवाइड किए गए हैं अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग। वित्त पैटर्न क्या रहेगा, यह राशि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निकाय के द्वारा, तो 4, 4 और 4, तो प्रत्येक के द्वारा 4,4,4,000 के रूप में डिवाइड की गई है। तो टोटल मिलाकर के 4,000, 4,000, 4,000 कितनी मिलती है, इसमें 12,000 रुपए प्रति इकाई की वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, तो इसका दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया, जो कि 2021 से लेकर 2026 तक चलेगा। और इसका उद्देश्य और विशेषता, इस चरण का मुख्य लक्ष्य शहरों को पूरी तरह से कचरा से मुक्त बनाना है। यह मिशन मल, कीचड़, अपशिष्ट जल और निर्माण कचरे के प्रबंधन के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर रोक लगाने और डोर टू डोर कचरा संग्रहण को बढ़ावा देने के ऊपर जोर दिया गया है। बजट और वित्त पोषण, इसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य के बीच में कितना है, 60:40 का। तो इसमें फंडिंग क्या रहेगी, 60 और 40 की फंडिंग रहेगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, तो यह योजना 15 दिसंबर 2024 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उनमें निर्माण, हस्तशिल्प, गिग, ट्रांसपोर्ट, सफाई और घरेलू श्रमिक शामिल हैं।
लाभ और ऋण की सुविधा। यह योजना बिना किसी गारंटी या प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करती है, जो कि 3 चरणों में उपलब्ध है। तो पहला चरण है उसमें 10,000 रुपए का ऋण मिलेगा 12 महीनों के लिए, देख लेना ये। नेक्स्ट दूसरा जो चरण है उसमें 20,000 रुपए का ऋण मिलेगा 18 महीनों के लिए। तीसरा चरण है उसमें 50,000 रुपए का ऋण मिलेगा, वो 36 महीनों की अवधि के लिए मिलेगा। अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कारीगरों के लिए पहल है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2023 को की गई थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों जैसे मूर्तिकार, दर्जी, बढ़ई, लोहार, कुम्हारों को सहायता प्रदान करना। इसके तहत उन्हें कौशल विकास, बेहतर आय, वित्तीय सुरक्षा और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना। और यह योजना 18 विभिन्न ट्रेड में जुड़े कारीगरों को लाभ पहुंचाती है। 18 जो ट्रेड कौन कौन सी हैं? तो बढ़ई सुथार आएंगे, नाव निर्माता, कवचकार, लोहार, हथौड़ा औजार बनाने वाले, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, चरमकार, मोची जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई आ जाएंगे, माला बनाने वाले, धोबी आ जाएंगे, और 18वां है दर्जी और मछली पकड़ने में जाल बनाने वाले। तो कुल 18 ट्रेड के जो कारीगर हैं उनको ये लाभ पहुंचाती है। और योजना के मुख्य लाभ क्या है? रियायती ऋण। तो कारीगरों को 5% की रियायत की ब्याज दर के ऊपर कुल 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। ये सबसे काम की बात है। तो 3 लाख तक ऋण मिलेगा, लेकिन 5% की रियायती ब्याज दर के ऊपर मिलेगा। और यह ऋण 2 चरणों में मिलता है। 2 चरण कौन कौन से हैं? पहले चरण में तो 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए मिलते हैं। प्रशिक्षण और स्टाइपेंड 5 से 7 दिनों के कौशल प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को पर डे 500 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। और डिजिटल प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन को बढ़ा देने के लिए प्रत्येक 100 लेन देन के ऊपर प्रति लेन देन रुपए का प्रोत्साहन भी मिलता है। 100 रुपए के ट्रांजेक्शन पे उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। टूल किट अनुदान, टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जाता है। नोट बजट 2025-26 में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% की ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है। और इस पहल के लिए बजट में कुल 150 करोड़ रुपए आवंटित है वो किए गए हैं। और अब बहुत ही खास और चर्चित जो अभियान है वो अभियान कौन सा है? हरियालो राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2024 को। कहां से हुई थी? जाहोता दूदू जयपुर से शुरुआत हुई थी। लक्ष्य पौधारोपण 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए और 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। लगभग तकरीबन 11 करोड़ से अधिक पौधे लगा दिए गए हैं। तो तकरीबन 11 करोड़ से अधिक पौधे इसमें लगा दिए गए हैं। और टारगेट क्या है? आगामी 5 सालों में कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना की बात करेंगे, इस अभियान की बात करेंगे, तो इस अभियान के तर्ज पे पूरे इंडिया के अंदर पहली जो रैंक पे उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरी रैंक पे रहा है कौन सा? राजस्थान रहा है। तो राजस्थान जो रहा है दूसरी रैंक पे रहा है। और वन क्षेत्र वर्ष 2028 तक 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। राजस्थान का बजट अगले 5 सालों में, अगले 5 वर्षों में रुपए 4,000 करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। हरियालो राजस्थान, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण एक महाअभियान, एक पेड़ मां के नाम से अभियान से प्रेरित है हरियालो राजस्थान। और देखिए प्रमुख पहल मातृवन की स्थापना। प्रत्येक जिले में जन सहयोग और मातृवन स्थापित किए जाएंगे। और मातृवन की जो शुरुआत हुई थी ना, तो वो कहां से की गई थी? जोधपुर से। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जोधपुर से हुई थी। संग्रहालय तुम पढ़ेंगे खजरली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई स्वदेशी पौधा संग्रहालय की स्थापना। और नेक्स्ट वन मित्र एक जिला एक नस्ल कार्यक्रम के तहत 2000 वन मित्र तैयार किए जाएंगे। और अब देखेंगे हरियाणा राजस्थान के तहत जो टॉप में विभाग रहा तो कौन सा? नंबर 1 पे शिक्षा विभाग रहा है, नंबर 2 पे ग्रामीण विकास विभाग रहा है, नंबर 3 पे रहा है वन विभाग पौधा लगाने के अंदर। और सबसे टॉप में जो शीर्ष जिला रहा तो नंबर 1 पे जयपुर रहा, नंबर 2 पे जैसलमेर रहा है, और नंबर 3 पे कौन सा रहा है? भीलवाड़ा। इससे पहले आप लोगों ने भीलवाड़ा पढ़ा। गिव अप अभियान में जो टॉप रहा है वो कौन सा रहा है? भीलवाड़ा रहा है। और आगे नर्सरी और पार्क, प्रत्येक जिले में 2 ग्रीन लंग्स पार्क बनाए जाएंगे। प्रशिक्षण संस्थान जयपुर झालावाड़ में वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। नोट ग्रीन बजट 2025-26 में पहला ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। तो राजस्थान का बजट 2025-26 में जो बजट पेश किया गया वो पेश
पेश किया गया। राजस्थान का पहला जो ग्रीन बजट है 2025-26 में पेश किया गया। और अब इसके बाद में है अन्य संबंधित अभियान, एक पेड़ गौ माता के नाम से अभियान। तो एक पेड़ गौ माता के नाम से अभियान, इसकी शुरुआत हुई 20 जुलाई 2024 को। कहां से? हिंगोनिया जयपुर शुरुआत की गई, एक पेड़ मां के नाम से। तो इस अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को नई दिल्ली में और राजस्थान में हुई थी 23 जून 2024 से। और कौन सा पौधा लगा के हुई थी? बेल का पौधा लगा करके इस अभियान की शुरुआत हुई थी 23 जून 2024 राजस्थान में। भारत में कब? 5 जून 2024 को। कौन सा पौधा लगा के हुई थी? तो बेल का पौधा। ध्यान देना, वृक्षारोपण अभियान के अंदर पहली रैंक यूपी की रही है, राजस्थान की इसमें दूसरी रैंक रही है। और मिशन वन रक्षण, तो संबंधित विभाग पढ़ेंगे इसमें गोपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और देवस्थान विभाग आ जाएगा। लक्ष्य गौशाला, मंदिरों और दुग्ध समितियों में प्रति स्थल कम से कम 5 पौधे, कुल 25 लाख पौधे लगाने का टारगेट इसमें रखा गया है, ये देख लेना। और इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से हमने मानसून सीजन में हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया, कंप्लीट भी कर लिया। और राजस्थान इसके अंदर देश में दूसरे स्थान पे रहा है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, हर घर नल का जल। भारत में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। कौन से डिपार्टमेंट ने? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य है वर्ष 2028 तक देश के हर ग्रामीण घर में जल से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाना। और वित्तीय भागीदारी, इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी कितनी? 50-50 है। तो ये देख लेना, जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो कितनी है? 50-50 की भागीदारी है। और हर घर में नल, हर घर में जल। और योजना की प्रगति राजस्थान के संदर्भ में कुल नल कनेक्शन 31 मार्च 2024 तक कुल 50.99 लाख नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2023-24 में से 12 से 15 लाख नए कनेक्शन दिए गए। और बजट और प्रयोजन, बजट 12.55 लाख है ये, सॉरी 12.55 लाख नए कनेक्शन। और अब पढ़ेंगे बजट और परिसंरचनाएं। वर्तमान में कुल रुपए 93,427 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, उसमें से 11,169 एकल जल प्रदाय योजनाएं और 139 बड़ी योजनाएं शामिल की गई है। भविष्य का लक्ष्य, वित्तीय वर्ष 2025 में 20 लाख नए जल कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि 2025 तक कितने नए जल कनेक्शन, नल कनेक्शन देने का टारगेट है? तो 20 लाख नए कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया। ध्यान देना, लखपति दीदी का टारगेट भी कितना है? 20 लाख का। क्रम भूमि से मातृभूमि कितना पड़ा? 5 लाख का आपने पढ़ा था। मुख्यमंत्री शहर जल जीवन मिशन, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह जल मिशन शुरू किया गया है। देख लीजिएगा, जल जीवन मिशन की जो रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2025 की, जल जीवन मिशन की अप्रैल 2025 की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों के अंदर राजस्थान की ओवरऑल जो रैंक मिली है राजस्थान को, इसमें वो 30वीं रैंक मिली है। प्रश्न आ सकता है, तो अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट के बीच राजस्थान को कौन सी रैंक दी गई? राजस्थान को इसमें 30वीं रैंक दी गई है। और अगली कौन सी योजना है? अमृत योजना। तो इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रियूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हिंदी की बात करेंगे तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पाइपलाइन जलापूर्ति, सभी घरों तक पाइप के माध्यम से जल पहुंचाना। नेक्स्ट, सीवर कनेक्शन, सीवर और सेप्टम सुविधाओं का विकास करना, जल निकायों का कायाकल्प करना, बाढ़ जल निकासी करना, पार्क और हरित की स्थापना करना और डिजिटल और वाईफाई सुविधाएं वो प्रोवाइड करना। एक बात और देख लेना अलग से नोट में, एक है मिशन अमृत सरोवर सरकार का। तो मिशन अमृत सरोवर के तहत कुल कितने जलाशयों का निर्माण होगा? तो मिशन अमृत सरोवर के तहत कुल 75 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, तालाबों का निर्माण किया जाएगा, मिशन अमृत सरोवर के तहत है। और ये कौन सा है? अमृत योजना है। थोड़ा देख लेना इनके बारे में भी। और इसके अलावा योजना का विवरण देखेगा, योजना का विवरण देखेंगे तो योजना के प्रारंभ कब हुई थी? 25 जून 2015 को। बजट, केंद्र सरकार ने रुपए 50,000 करोड़ का बजट आवंटित किया। और कवरेज देखेंगे तो राजस्थान के 29 शहर, 28 शहर और 1 कस्बा इसके अंदर शामिल है। और अब है केंद्र सरकार का वित्तीय हिस्सा। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर है उनको 50% योगदान देती है। 1 से लेकर के 10 लाख आबादी वाले शहर है उनको 33.33% हिस्सा देती है। 33.33% कैसे देती है? और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है उनको सरकार केंद्र के द्वारा 25% का इसमें योगदान वित्तीय दिया जाता है। नेक्स्ट, अमृत 2.0। अमृत 2.0 है मेकिंग सिटीज वाटर सिक्योर।
अमृत 2.0 की जो थीम है वो क्या है, मेकिंग सिटीज वाटर सिक्योर। तो योजना का शुरुआत हुई, वो कब हुई, 1 अक्टूबर 2021 को शुरुआत की गई थी। इसकी अवधि 2021 से लेकर के 2026 तक है, 2021 से लेकर 2026 तक इसकी अवधि है। लक्ष्य 2025-26 तक सभी घरों में नल से जल की सुविधा को सुनिश्चित करना है। राजस्थान का बजट 2025-26 में 183 नगरीय निकायों में पेयजल कार्यों के लिए कुल 5,123 करोड़ का सरकार ने बजट निर्धारित किया है 183 निकायों के लिए। अब है पंचगौरव योजना, बहुत ही ट्रेंडिंग है, एक ध्यान देना। इससे पहले आप YouTube पे सर्च करोगे ना, तो मैंने योजना कराई है पंचगौरव कंप्लीट क्लास कराई है। उसमें राजस्थान के जितने जो जिले हैं वर्तमान के अपडेट जिले, उतने जिलों के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें जो सारे 41 जिले आ रखे हैं, सारे जो 41 जिले आ रखे हैं हमारे, तो उन 41 जिलों की जितनी भी जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उपज है, प्रजाति है, गेम वगैरह ना, वो सारे के सारे मैंने एक यूट्यूब पे क्लास करवा रखी है। उनकी फोटो डाल दी है, फोटो, उपज कौन सी है, प्रजाति कौन सी है, फोटो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से वो क्लास को कराया गया है। वो क्लास जरूर देख लेना, उससे कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा बता देता हूँ पंचगौरव क्या है। शुरुआत, मिशन पंचरत्न अलग है, पंचगौरव अलग है। इसकी शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2024 को। विभाग कौन सा है, आयोजना विभाग है। राजस्थान राज्य में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई और इसके तहत प्रत्येक जिले से 5 प्रोडक्ट चयनित किए गए, जिन्हें क्या बोलते हैं, पंचगौरव कहा जाता है। प्रत्येक तत्व उत्पाद हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित है। अब देखिएगा, उपज के लिए 500 के लिए अलग अलग नोडल डिपार्टमेंट है। तो एक उपज के लिए कौन सा, कृषि विभाग है। एक प्रजाति के लिए कौन सा, वन विभाग है। एक गेम के लिए कौन सा, खेल विभाग है। एक उत्पाद के लिए कौन सा, उद्योग विभाग है। और एक पर्यटन स्थल के लिए कौन सा, पर्यटन विभाग। 500 नोडल डिपार्टमेंट आवंटित किए गए हैं। बजट 2025-26 में राज्य सरकार के द्वारा पंचगौरव योजना को गति प्रदान करने के लिए 550 करोड़ रुपए सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। अब जैसे इनकी मैंने यूट्यूब पे क्लास डाल रखी है, आप वहां पे देख लेना। प्रत्येक जिले के, जैसे अजमेर है तो अजमेर का उपज क्या है, गुलाब है। प्रजाति कौन सी, नीम है। उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद है। पर्यटन स्थल पुष्कर तीर्थ है। खेल कौन सा, हॉकी है। जैसे कभी कल को एक जयपुर का प्रश्न आ गया था कि जयपुर का कौन सा इसके अंदर है, तो जयपुर का पूछ ले तो जयपुर का कौन सा पर्यटन स्थल शामिल किया गया, तो जयपुर का आमेर शामिल किया। कल को मान लो कि आपसे पूछ ले जालोर का कौन सी उपज इसमें शामिल है, तो जालोर की कौन सी उपज आ जाएगी, अनार आ जाएगी। तो 500 का आपको एक यूट्यूब पे क्लास करवा रखी है, वो आप क्लास देख लेना, कंप्लीट कवर हो जाएगा इसके बारे में। और अब चलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAY ग्रामीण है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिससे पहले की इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करके 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चल रही है। उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है 2022 तक सभी शहरी आवासहीन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना था, पहले था। मूल रूप से 2.95 करोड़ के घरों का निर्माण लक्ष्य रखा गया था और 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में इसे बढ़ाकर के 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का निर्णय ले लिया है। और अब इसकी अवधि है ना, पहले 2022 तक की थी, अब इसकी अवधि बढ़ा के कितनी कर दी, 2029 कर दी है। तो इसकी अवधि पूछ सकते हो कितनी, 2029 कर दी है। जैसे जल जीवन जो मिशन था उसकी अवधि कितनी, 2028 कर दी। जल जीवन मिशन 2028 कर दी है, तो इसकी 2029 कर दी है। और अब चलेंगे आगे, लाभार्थियों चयन प्रक्रिया। तो लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। पारदर्शिता के लिए ग्राम सभा की मंजूरी और जियो टैगिंग भी जरूरी है। घर का स्वामित्व या तो परिवार के महिला मुखिया के पास में हो या वह सह मालिक होनी चाहिए, ये इसमें कंडीशन दी गई है। और अब इसके बाद है वित्त पोषण का पैटर्न। तो इसमें वित्त पोषण का पैटर्न देख लीजिए क्या रहेगा। तो यहां देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात कितना है, 60 और 40 का। मैदानी क्षेत्र में जो विशेष स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पे कितना, 90-10 का है, 90-10 का। और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र सरकार का है, ध्यान लेना। तो केंद्र शासित प्रदेशों में तो 100% केंद्र सरकार है। विशेष जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके लिए 90 कितना है, यहाँ पे 90 और 10 का है। जो कि मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे, राजस्थान पढ़ लेंगे तो उनके लिए कितना आ जाएगा, 60 और 40 का फंडिंग पैटर्न रहेगा। और नेक्स्ट है योजना के तहत मिलने वाला लाभ, रुपए 1,20,000 की सहायता मैदानी क्षेत्रों को दी जाती है। तो 1,20,000 की सहायता मिलती है मैदानी क्षेत्रों को। रुपए 1,30,000 की सहायता मिलती है पहाड़ी, पूर्वोत्तर और दुर्गम क्षेत्रों के लिए मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त कितने मिलते हैं, 12,000 रुपए। तो शौचालय निर्माण के लिए 12,000 मिलते हैं। मनरेगा के तहत लाभार्थी को 90 दिन का रोजगार भी दिया जाता है
जिसकी अधिकतम राशि कितनी है, 18,000 रुपए है। ऋण सुविधा, पात्र लाभार्थियों को 70,000 तक का ऋण 3% की ब्याज दर के ऊपर उपलब्ध है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ध्यान से देख लेना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरुआत की। तो डेट पूछी जाए तो कब है, 4 जुलाई 2025, 4 जुलाई 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी से मुक्ति दिलाना, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना। और योजना के मुख्य बिंदु, बजट का प्रावधान कितना किया गया, 300 करोड़ किया गया है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गरीबों को आर्थिक सहायता और अवसर देकर के उनको आत्मनिर्भर करना है। और लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करे परिवार इसके अंदर आ जाएंगे। प्रशिक्षण और सहायता, सरकार इन परिवारों को रोजगार, व्यवसाय और उद्यम के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है। शुरुआती चरण, तो इस योजना के 2 चरण हैं, तो इसमें देख लेना, इस योजना का एक तो पहला चरण है और इस योजना का सेकंड चरण है। सरकार का जो पोस्टर आया था उसमें तो 5,000 थे, उसमें 5,000 थे, लेकिन सूजस पढ़ते हो, DIPR सूजस जो आई सरकार की, उसमें कितना है, तो 2 दिए। प्रथम चरण में कितने गांव सिलेक्ट हुए, 5,002। सेकंड चरण में 5,002। 2 चरण है इसके अंदर, पहला चरण और सेकंड चरण। तो प्रथम चरण में 5,002 गांव सिलेक्ट हुए हैं, सेकंड चरण के अंदर भी 5,002 गांव सिलेक्ट हुए हैं। तो इसमें 5,002 परिवारों को इसमें शामिल किया गया फर्स्ट और सेकंड चरण के अंदर, देख लेना ये भी। आर्थिक सहायता, व्यक्तिगत व्यवसाय, प्रत्येक परिवार को अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए उपलब्ध लाख के लिए 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूह है से जुड़ी महिलाओं को उनके आय बढ़ाने के लिए 15,000 तक की सहायता मिलेगी। तो महिला स्वयं सहायता समूह को तो मिलेगी 15,000 की आर्थिक सहायता, जबकि प्रत्येक परिवार को अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख तक की सहायता सरकार प्रदान करेगी। प्रोत्साहन और सम्मान, तो यहां पढ़ेंगे पुरस्कार, जो परिवार सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकल करके आत्मनिर्भर बन गए हैं उन्हें 21,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। देख लीजिएगा, जो परिवार सफलता से पूर्व गरीबी रेखा से निकल करके स्वयं सेल्फ डिपेंड हो गए हैं उनको प्रोत्साहन के तौर पे कितनी राशि मिलेगी, तो 21,000 मिलेगी। छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख तक की, स्वयं सहायता महिलाओं के लिए पड़ेंगे इतनी 15,000 की मिलेगी, लेकिन प्रोत्साहन की जो राशि है वो कितनी मिलेगी, 21,000 की मिलेगी, और सीधे DBT डायरेक्ट उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। और आत्मनिर्भर परिवार कार्ड, ऐसे परिवार को आत्मनिर्भर कार्ड मिलेगा जो उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति का प्रमाण होगी। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना। देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना यह केंद्र सरकार ने शुरू कब की, 28 नवंबर 2023 को। राजस्थान में शुरुआत हुई थी 11 मार्च 2024 को, और राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी कहां से, गड़ेपान से। और ये जो गड़ेपान है वो कहां पे, कोटा। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी गड़ेपान कोटा से, कब, 11 मार्च 2024 को राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। और उद्देश्य क्या है, महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना है। उद्देश्य क्या है, यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य है महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन तकनीक से लेस करके उन्हें सशक्त बनाना है। योजना का लक्ष्य क्या है, 2024-25 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान 15,000, टोटल टारगेट क्या है, 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को। तो नमो ड्रोन दीदी में 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को लाभ देना, उनके लिए ड्रोन उपलब्ध करवाना। तो उनको ड्रोन उपलब्ध कराना है 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को। और इस पहल से प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आय की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होगी। मुख्य विशेषताएं, सब्सिडी, महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की खरीद के लिए 80%, ड्रोन की खरीद के लिए 80% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा कितनी है, 8 लाख रुपए। 80% की दी जाती है जिसमें अधिकतम सीमा कितनी है, 8 लाख रुपए तक है। ऋण की सुविधा, तो ड्रोन की शेष लागत को कवर करने के लिए AIF से 3 की कम ब्याज की दर पे आसान ऋण उनको उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण, योजना के तहत ड्रोन पैकेज के हिस्से के रूप में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और आय सृजन, महिला स्वयं सहायता समूह के किसानों के ड्रोन की स्प्रे सेवाएं किसी किराए पर देकर के अतिरिक्त आय भी वो कमा सकते हैं। नोट, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 में नमो ड्रोन दीदी योजना एवं कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से आगामी वर्ष में
1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया जैसे नैनो के छिड़काव हेतु अतिरिक्त 2500 प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी देख लेना कितनी घोषणा की है, तो ये 2500 प्रति हेक्टेयर अनुदान देने की घोषणा कर दी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरकार ने जो बजट में घोषणा की है। और आगे अगली पढ़ेंगे, वह कौन सी है, सोलर दीदी योजना एक कदम, एक 25 योजना कौन सी है, सोलर दीदी योजना एक कदम, एक हरित ऊर्जा, एक महिला सशक्तिकरण की ओर है। सोलर दीदी योजना का लक्ष्य है 25,000 से भी ज्यादा महिलाओं को दिया जाएगा लाभ। तो इसका टारगेट है 25,000 महिला। नमो ड्रोन दीदी में कितना है, तो 15,000, वहां पर 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे, इसमें 25,000 है। और लखपति दीदी का जो टारगेट है वो कितना है, 20 लाख का है। तो राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा कर दी कि 25,000 सोलर दीदी की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दीदियों को 3 साल के लिए, 3 साल ध्यान लेना, 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो 3 वर्ष के लिए उनको नियुक्त करेंगे और उन्हें हर महीने रुपए 2,000 का मानदेय मिलेगा। 3 वर्ष के लिए नियुक्त करेंगे, हर मंथ उनको 2,000 रुपए का मानदेय मिलेगा और 1 लाख इंडक्शन कुक टॉप का वितरण उनको किया जाएगा। सोलर दीदी का टारगेट सौर ऊर्जा की प्रणाली का संचालन करना, सौर ऊर्जा से जुड़ी प्रणाली को सही तरीके से चलाना है और देख रेख आ जाएगा, ये आ जाएगा, घर घर तक पहुंच आ जाएगा। लक्ष्य क्या है, 2025-26 तक है 25,000 सोलर दीदी का टारगेट रखा गया है। और इसी प्रकार पढ़ेंगे तो आ जाएगा लखपति दीदी योजना। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की एक पहल है लखपति दीदी। उद्देश्य क्या है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को वार्षिक आय को बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक पहुंचाना। और 1 लाख तक का सरकार उनको ऋण देती है 1.5% की ब्याज की दर पे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लखपति दीदी में सरकार उनको 1 लाख रुपए तक का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण देती है, लेकिन 1.5% की ब्याज दर के ऊपर है। और मुख्य कार्यक्रम 14 फरवरी 2024 को डूंगरपुर के बनेश्वर धाम में आयोजित एक सम्मेलन में राष्ट्रपति ने महिला समूह को सशक्त बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का ऋण और 50 करोड़ रुपए की महिला निधि वितरित की। आयोजक, इसके आयोजक कौन है, राजीविका। तो इसके आयोजक राजीविका परिषद के द्वारा आयोजित की जाती है और राजीविका की स्थापना जो हुई थी वो अक्टूबर 2010 में हुई थी। लक्ष्य, राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस कार्यक्रम का एक पहलू कृषि शक्ति घटक है। और अभी तक कुल कितनी महिलाएं इसमें शामिल हो गई, 11 लाख है। तो आपने पीछे पढ़ा 25,000, पीछे पढ़ा आपने 25,000 पढ़ा, फिर अपने पढ़ा 15,000, इसमें पढ़ेंगे 20 लाख है, तो 20 लाख, और उसमें पढ़ा 5 लाख। तो जल संरक्षण की जो संरचनाओं का विकास करना है, कर्म भूमि से मातृभूमि कितनी है, 5 लाख का आगामी 5 साल में सरकार ने टारगेट ले लिया है। यहाँ पढ़ेंगे नमो ड्रोन दीदी में 15,000 महिलाओं को ड्रोन वितरित किए जाएंगे। 25,000 सोलर दीदी का टारगेट रखा गया है। लखपति दीदी का टारगेट रखा गया है 20 लाख, लेकिन अभी तक 11 लाख महिलाएं लखपति दीदी कैटेगरी में आ चुकी है। और बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी बैंक सखी, राजस्थान सरकार ने राजस्थान में बैंक सखी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए एक बैंक सखी की भूमिका है, जिसमें खाता खोलने, ऋण आवेदन भरने और अन्य वित्तीय सेवाओं में सहायता करना शामिल है। कृषि सखी उद्देश्य और लक्ष्य, इसी प्रकार से कृषि सखी योजना का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें कृषि क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन देना। और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 56 दिनों का होगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, कृषि से जुड़ी विभिन्न पहलुओं के ऊपर प्रशिक्षण देकर के ग्रामीण महिलाओं की क्षमता को बढ़ावा देना और भागीदारी को बढ़ावा देना। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो कृषि उत्पादन परामर्श सेवाओं की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। आर्थिक सशक्तिकरण, ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को कृषि से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से 60,000 रुपए से लेकर के 80,000 तक की वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। और कृषि उन्नति, कृषि उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा करके पूरे क्षेत्र में विकास को गति देना है। तो ये कंप्लीट 25 हमने फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी है। स्टार्टिंग की जो स्लाइड है उसके अंदर योजना का नाम और कौन सी विभाग की दे रखी है, बाद में हमने उसको डिफाइन किया है। और ये क्वेश्चन इसके अंदर अपडेट होता जाएगा। तो जैसे अभी मैंने करवा दिया है कंप्लीट, इसके बाद भी कुछ और अपडेट आता है तो आगे हम करवाते रहेंगे। और इसके बाद हम कराएंगे अगली जो योजना वो होगी जन कल्याणकारी योजना। क्लास कैसे लगी, कंटेंट कैसा लगा, आपके रिव्यू, आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, आपको पीपीटी है जीके विद राकेश जांगीड़ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के अंदर है, वहां पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू, गुड लक।